हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू PW नर्सिंग वाला। आई एम डॉक्टर आरती। नेक्स्ट लेक्चर अपना कंटिन्यू करते हुए नियोनेटोलॉजी पढ़ रहे थे हम। तो आज हम पढ़ेंगे बहुत ही ज़रूरी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया। एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है अगर हम सही समय पे बच्चे को ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। और उसी की कंटिन्यूएशन में इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर। इट इज़ अ वेरी गुड टॉपिक एंड ये इसमें से बहुत सारे MCQs बार बार पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हुए, नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया होता क्या है। अकॉर्डिंग टू द WHO define the neonatal hypoglycemia as blood glucose level of less than 45 milligram per deciliter। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ लेस देन 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर को हम बोलेंगे हाइपोग्लाइसीमिया, नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया। यहीं पे अभी हम आगे पढ़ेंगे न्यूट्रिशन में जो सैम वाला हाइपोग्लाइसीमिया होता है, सीवियर एक्यूट मैल न्यूट्रिशन वाला, दैट इज 54 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो ये याद रखना है। अकॉर्डिंग टू WHO ब्लड ग्लूकोज लेवल किसी भी समय बच्चे का लेस देन 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो उसे हम नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया बोलेंगे। कॉजेस क्या क्या हैं? क्या जितने भी बच्चे हमारे पास पैदा होते हैं उन सबका हम ग्लूकोज मॉनिटरिंग करते हैं या सबको रिस्क रहता है क्या हाइपोग्लाइसीमिया का? नहीं, देर आर फ्यू बेबीज हु आर एट अ हायर रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। तो क्या क्या रिस्क हैं ये? सबसे पहला फैक्टर है कि बॉडी में ग्लूकोज के स्टोर्स ही कम हैं, यानी इनएडिक्वेट सबस्ट्रेट। इनएडिक्वेट सबस्ट्रेट, स्टोर्स कम है बॉडी में ग्लूकोज के। तो ये किन किन कंडीशन में होगा? बच्चा छोटा है, बच्चे का वजन कम है, IUGR है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन जो हमने पढ़ा था, जिसमें एंड के समय पे मदर से एडिक्वेट न्यूट्रिशन ट्रांसफर नहीं होता बच्चे को। तो किन बच्चों में होगा? IUGR बेबीज। SGA बेबीज हमने पढ़ा था, लेस देन 10 परसेंटाइल जिनका वेट होता है अकॉर्डिंग टू द जेस्टेशनल एज। फिर प्री टर्म बेबीज, इसमें जो बेबीज हैं लेस देन 35 वीकर हैं वो ज़्यादा प्रोन होते हैं। देन लो बर्थ वेट बेबीज में जिनका वेट लेस देन 2000 ग्राम्स है वो ज़्यादा प्रोन होते हैं। तो दीज आर दी बेबीज जिनमें कम ग्लूकोज सबस्ट्रेट है, तो अल्टीमेटली इन बच्चों में हाइपोग्लाइसीमिया का चांस ज़्यादा होता है। दूसरा कॉज क्या है? हाइपर इंसुलिनीमिया होता है जिन बच्चों में। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जैसे इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर, जहाँ जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है उस समय माँ की शुगर इतनी ज़्यादा होती है कि बच्चे में ज़्यादा शुगर ट्रांसफ़र होती है, तो बच्चे का पैनक्रियाज इंसुलिन ज़्यादा बनाने लग जाता है, तो हाइपर इंसुलिनिमिक स्ट्रेट। ठीक है, हाइपर इंसुलिनिमिक स्टेट्स किन किन बेबीज में होती है? एक तो LGA बेबीज में होती है, ठीक है, एक इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर्स में होती है। ठीक है, इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर्स, तो इन दोनों में ज़्यादा होता है, तो इसके कारण इंसुलिन ज़्यादा होता है, तो बाहर आके शरीर को उतना ग्लूकोज नहीं मिल रहा माँ से, बस दूध के थ्रू मिल रहा है, पर इंसुलिन बहुत बढ़ा हुआ है, तो अल्टीमेटली चांसेस बढ़ जाते हैं कि बच्चा जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया में, बच्चे की खून की शुगर कम हो जाएगी लेस देन 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। थर्ड क्या है? सिकनेस में, जब बच्चा बीमार होता है, हम भी बीमार होते हैं, कम खाते हैं, प्रॉपर फूड नहीं लेते, बॉडी का सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं करता, एंड ऑलवेज वी हैव, पहले भी हम पढ़ा है, बाद में भी पढ़ेंगे कि एक ट्रायड होता है, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया एंड सेप्सिस। तो अगर बच्चा हाइपोथर्मिया में है या सेप्सिस में है तो बच्चे का डेफिनेटली वी शुड मॉनिटर ग्लूकोज लेवल्स। तो हो सकता है बच्चे के ग्लूकोज लेवल्स कम हो रहे हों। साथ ही साथ अगर बच्चे को किसी कारणवश एस्फिक्सिया हुआ है, इन बच्चों में भी ग्लूकोज लेवल्स कम पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हो गई, या तो सबस्ट्रेट ही कम है, ग्लूकोज ही कम है, या इंसुलिन ज़्यादा है बॉडी में, या तीसरा बच्चा बीमार है। तो इन केसेस में इन बच्चों का हम ग्लूकोज मॉनिटर करते हैं। तो ये कॉमन सिनेरियोज हैं। अगेन इंडिकेशन, रूटीन ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग किन किन में करेंगे? तो सबसे पहले तो ऑल ऑफ द अबव जो हमने पढ़ा है, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव जितने भी हमने हाई रिस्क सिचुएशंस पढ़ी हैं। सेकेंडली, ऑल बेबीज ऑन टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन, जिन्हें पूरी तरह से
आईवी फ्लूइड्स के थ्रू न्यूट्रिशन मिल रहा है। ऑल बेबीज ऑन टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन, TPN इसे बोलते हैं, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन। और तीसरा इंपॉर्टेंट है, इस पे आपका क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में, मदर्स के कुछ ऐसे ड्रग्स हैं अगर माँ ले रही है तो चांसेस ज़्यादा है कि बच्चे में हाइपोग्लाइसीमिया मिलेगा। तो इफ मदर इज टेकिंग, पहला जो हमारे क्वेश्चंस में आया था वो था एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, बीटा ब्लॉकर्स पूछा गया था। बीटा ब्लॉकर्स कि किन बच्चों में हमें शुगर मॉनिटरिंग करनी चाहिए, तो उसमें एक ऑप्शन था मदर्स ऑन बीटा ब्लॉकर्स। तो बीटा ब्लॉकर्स इसके एग्जाम्पल है प्रोपेनलॉल। दूसरा, अगर मदर किसी भी कारणवश हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स ले रही है, अगर मदर को खुद को डायबिटीज़ है तो मदर हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स ले रही है, तो उन बच्चों में भी हमें मॉनिटरिंग करनी चाहिए। थर्डली, टर्ब्यूटलिन, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में एक और है लैबेटालॉल। ठीक है, तो अगर एक तो सारे ऊपर हाई रिस्क बेबीज की हमें शुगर मॉनिटरिंग करनी है, सेकंड ऑल द बेबीज जो फुल आईवी फ्लूइड्स में है, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन, एंड थर्डली अगर कोई भी माँ ये ड्रग्स ले रही है, लैबेटालॉल, बीटा ब्लॉकर्स लाइक प्रोपेनलॉल, हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स या टर्ब्यूटलिन, तो ये ऑप्शन में था आपके बीटा ब्लॉकर्स, मदर ऑन बीटा ब्लॉकर्स। फिर आता है कि शेड्यूल क्या होता है, मैंने बोल दिया मॉनिटरिंग करनी है, तो कैसे करेंगे, हर घंटे में करेंगे, हर 12 घंटे में करेंगे, तो इसके फिक्स नॉर्म्स बनाए गए अकॉर्डिंग देख के कि बच्चे का किस समय ग्लूकोज लेवल लो पाया जाता है। तो सबसे पहले बर्थ के बाद 2 आवर्स पे करेंगे, इस समय बच्चे का ग्लूकोज लेवल सबसे लो होता है। आफ्टर दैट वील डू ऑन 6 आवर्स, देन 12, 24, सब सही चल रहा है। दिस इज ओनली स्क्रीनिंग, अभी कम नहीं हो रहा ग्लूकोज। जब कम होता है ग्लूकोज तब रिपीटेड मॉनिटरिंग करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। 24 आवर्स, देन 36 आवर्स, 48 आवर्स एंड 72 आवर्स। सो दिस इज रफली ये नॉर्म्स हैं कि हमें, अगर हम स्क्रीनिंग के लिए ग्लूकोज मॉनिटर कर रहे हैं, अगर मैं राउंड्स पे जाती हूँ, मैं राउंड्स ले रही हूँ, देयर इज अ बेबी हु वेज 2.3 kg बट द बेबी इज फॉलोइंग इन द कैटेगरी ऑफ SGA, मतलब वो बेबी स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज है। तो आई टेल द सिस्टर कि प्लीज़ आप मॉनिटरिंग करना है इनके ग्लूकोज की, तो कब कब करना, 2 आवर्स पे करना, 6 आवर्स पे करना, 12 आवर्स पे करना, किसी भी समय 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम आए तो मुझे इन्फॉर्म करना। बट जो सिक बेबीज़ हैं उनकी मॉनिटरिंग जनरली 6 to 8 आवर्ली करनी पड़ती है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द बेबी। ठीक है, तो ये हो गई कि हमें कब कब मॉनिटरिंग करनी है। नेक्स्ट सवाल आता है कि कैसे मॉनिटरिंग करनी है, कहाँ से खून लेना है, हर बार हमें बच्चे के हाथ में प्रिक करना है, आईवी लाइन से लेना है, कैसे लेंगे खून, तो इसे हम बोलते हैं हील प्रिक। हील प्रिक से हमें बच्चे का ब्लड सैंपल लेना है फॉर ग्लूकोज मॉनिटरिंग। और ये जो हील प्रिक है ये इन 2 एरियाज में होना है, बीच के एरिया में नहीं करना है। तो डिपस्टिक मेथड से लेते हैं, ये आपने सबने देखे होंगे, घर में भी यूज करते हैं हम ग्लूकोज मीटर्स। वी हैव अ मीटर, वी पुट अ स्टिक, इधर प्रिक करते हैं, जो ड्रॉप ऑफ ब्लड आता है उस स्टिक पे लगाते हैं एंड वी गेट आवर रीडिंग। तो डिपस्टिक मेथड से हम यूज करते हैं विद द हील प्रिक इन द न्यूबॉर्न बेबीज। तो ये हो गया मॉनिटरिंग करी हमने, फिर कैसे लिया ग्लूकोज वो हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्लिनिकल साइंस। अब अगर जिन बच्चों को हम मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं या किसी कारणवश मॉनिटरिंग मिस हो गई है, तो हमें कुछ क्लिनिकल साइंस होते हैं जिन्हें देखकर भी हम कह सकते हैं शायद दिस चाइल्ड इज इन हाइपोग्लाइसीमिया, शायद इसका ग्लूकोज कम हो रहा है। तो जब भी कभी ग्लूकोज कम होता है बच्चे का तो वो जिट्रीनेस प्रेजेंट करता है। जिट्रीनेस इज डिफरेंट, जो कन्वल्जन्स होते हैं उससे डिफरेंट होता है। जिट्रीनेस यानी हल्के हल्के मूवमेंट्स, ट्रेमर्स, जिट्रीनेस, स्टपर, ये सब इसके कॉमन फीचर्स हैं। इसमें एक साथ साथ बात याद रखेंगे, कन्वल्जन्स की क्लास में तो पढ़ेंगे ही जब हम सीजर्स का टॉपिक पढ़ेंगे, बट जिट्रीनेस और सीजर्स टोटली डिफरेंट होते हैं। जिट्रीनेस यानी कपकपाई, कपकपा रहा है बच्चा, अगर हम ऐसे उसे पकड़ लेंगे तो कपकपाना बंद हो जाएगा। उसी और अगर बच्चा कन्वल्जन्स कर रहा है तो अगर हम बच्चे को पकड़ भी लेंगे, बच्चे को अगर झटके आ रहे हैं, अगर हम उसे पकड़ भी लेंगे तो बच्चा रुकेगा नहीं,
प्लस बच्चे की जो बॉडी में चेंजेस होते हैं, ऑटोनॉमिक चेंजेस, वो जिट्रीनेस में नहीं मिलेंगे। पर अगर बच्चे को कन्वल्जन्स हो रहे हैं तो बच्चे का हार्ट रेट धीरे धीरे, एपनिया होएगा, ब्राडिकार्डिया में जाएगा, बच्चा सांस कम लेगा। मॉनिटर में अगर हम देखेंगे तो ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल करेगा, ब्राडिकार्डिया हो रहा होगा। जिट्रीनेस में ये नहीं होगा। तो क्लिनिकल साइंस में आएगा जिट्रीनेस, स्टर्पर एंड ट्रेमर्स। और बच्चा लेथार्जिक पड़ा होगा, बहुत ढीला पड़ा होगा, ग्लूकोज की कमी हो जाती है ना हमें भी कभी कभी, तो हम बिल्कुल ढीले नहीं पड़ जाते, ऐसा लगता है कि कुछ मीठा खा लें तो एनर्जी आ जाएगी। तो बच्चा लेथार्जिक पड़ा होगा। फिर पुअर फीडिंग अच्छे से नहीं करेगा बच्चा। धीरे धीरे अगर बहुत हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहा है तो एपनिया एपिसोड्स होने लगेंगे बच्चे को, या फिर इरेगुलर ब्रीदिंग होने लगेगी, या फिर बच्चा ब्रैडिपनिया, टैकिपनिया में भी जा सकता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट पैटर्न्स मिलने लगेंगे। फर्दर मोर बच्चा साइनोसिस का मतलब ब्लूइश डिस्कलरेशन, एपनिया में जा रहा है, ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं कर रहा, तो बच्चे के ब्लूइश डिस्कलरेशन भी मिल सकती है। और आगे जाते हैं तो बच्चा कन्वल्जन्स भी थ्रो कर सकता है, सिजर्स में जा सकता है बच्चा, अगर ग्लूकोज लेवल हमने सही समय पे नहीं पकड़ के ट्रीट किया। तो ये इसके क्लिनिकल साइंस हैं। ठीक है, स्टर्पर, ट्रेमर्स, जिट्रीनेस, ब्रैडिपनिया, ब्रैडिकार्डिया, एपनिया, साइनोसिस, पुअर फीडिंग, लेथार्जिक एंड अल्टीमेटली चाइल्ड कैन थ्रो कन्वल्जन्स। नेक्स्ट आते हैं, अब हमें ये सब हो गया, हमें पता लग गया, हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, किन किन में मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब ट्रीट कैसे करेंगे? तो ट्रीटमेंट के चार्ट फ्लो डायग्राम से बहुत अच्छे से समझेंगे। ब्लड ग्लूकोज लेवल हम मॉनिटर कर रहे हैं, किसी भी समय लेस देन 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, तो वो हमें कॉल आता है कि लेस देन 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, आपने जो मॉनिटरिंग करने को कहा था, तो क्या करें? तो उसमें मेरे 2 सवाल होंगे। क्या बच्चे का ब्लड ग्लूकोज 20 to 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में है, या ये जो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स है ये लेस देन 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है? क्योंकि दोनों में हमारी ट्रीटमेंट डिफरेंट होगी। तो पहले देखते हैं, अगर वो लेस देन 20 अगर वो 20 to 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, तो इस केस में आई विल टेल सिस्टर ब्रेस्ट फीड द बेबी, ब्रेस्ट फीड द बेबी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके मॉनिटरिंग नहीं हो रही होती, बट जब उनका ग्लूकोज अगर वो लेथार्जिक पड़ा होता है, हम देखते हैं, और कम आता है, मदर्स को कोई फीडिंग का इश्यूज होता है, प्रॉपर फीड नहीं आ रही, तो दिस केस वी कैन एडवाइज वन टॉप फीड ऑल्सो। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग द बेबी। उसके बाद चेक आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे बाद हम चेक करेंगे। जब हम 1 आवर बाद चेक करते हैं, अगर तो ये ग्लूकोज 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है, तो वी विल कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग, कुछ नहीं करना, ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करते रहेंगे एंड 48 आवर्स तक मॉनिटरिंग करेंगे। इनिशियली 6 आवर्स तक कर लेंगे ब्लड ग्लूकोज की मॉनिटरिंग, धीरे धीरे डिक्रीज करके 8 आवर्ली करके 48 आवर्स में बंद कर देंगे। ठीक है, तो अगर ब्रेस्ट फीडिंग कराई, चेक किया 1 घंटे बाद मोर देन 45 है, ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करेंगे और ब्लड ग्लूकोज की मॉनिटरिंग करेंगे अप टू 48 आवर्स। इधर ही अगर हमने चेक किया बच्चे का, अभी हमने ब्लड ग्लूकोज चेक किया, पर अभी भी बच्चे का ब्लड ग्लूकोज लेस देन 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, तो क्या करेंगे? ठीक है, मोर देन 45 है, तो हम बच्चे का ब्लड ग्लूकोज को ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे। अगर लेस देन 45 आ रहा है बच्चे का ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो क्या करेंगे? तो हम इधर चले जाएंगे, इधर हम देखेंगे अभी आगे क्या कर रहे हैं। जब सिस्टर ने मुझे कहा 20 to 45 मिलीग्राम डेसीलीटर है, तो हमने ये कर लिया। अब सिस्टर कह रही है लेस देन 20 मिलीग्राम डेसीलीटर है, पर सिम्टम्स आ रहे हैं क्या सिस्टर? अगर 20 to 45 मिलीग्राम पे भी बच्चा जिट्रीनेस में है, स्टर्पर में है, तो भी हम यही वाली चार्ट फॉलो करेंगे, सिम्टोमैटिक। अगर बच्चा सिम्टोमैटिक है या 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है, तो हम देंगे 2 ml पर kg ऑफ 10% डेक्सट्रोज। क्या देंगे? 2 ml पर kg ऑफ 10% डेक्सट्रोज। ये क्वेश्चन आया हुआ है
कि बच्चे का हाइपोग्लाइसीमिया है, लेस देन 20 मिलीग्राम है, या बच्चा सिम्टोमेटिक है, तो हाउ विल यू ट्रीट द चाइल्ड? तो द आंसर इज 2 ml पर kg ऑफ 10% डेक्सट्रोज। ये देने के साथ साथ हम प्रिपेयर कर लेंगे अपना GIR, ग्लूकोज इन्फ्यूजन। ग्लूकोज GIR का फुल फॉर्म होता है ग्लूकोज इन्फ्यूजन रेट। तो इनिशियली हम कम से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे मॉनिटरिंग करते हैं बच्चे की, ग्लूकोज कम रहता है तो धीरे धीरे उसे बढ़ाते रहते हैं। तो ग्लूकोज इन्फ्यूजन रेट, तो इनिशियल ग्लूकोज इन्फ्यूजन रेट रहता है 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पर डे। ठीक है, 6 मिलीग्राम पर kg पर डे। तो ये हमारा इनिशियल रहता है ग्लूकोज मॉनिटरिंग के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे जिनका 45 से कम आया था उनका भी इन्फ्यूजन चालू कर देंगे। इस इन्फ्यूजन पे बच्चे को मॉनिटर करते रहेंगे, ग्रेजुअली इसे इंक्रीज करेंगे। जब अगर बच्चा 48 आवर्स तक मेंटेन कर रहा है, 48 आवर्स तक मेंटेन कर रहा है बच्चा, तो फिर हम इस इन्फ्यूजन को धीरे धीरे डिक्रीज करना चालू कर देंगे। देन डिक्रीज। ठीक है, आ गई ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी समझ में कि बच्चा है, ग्लूकोज कम है, सिम्टोमेटिक है, लेस देन 20 है, 2 ml पर kg पर बॉडी वेट 10% डेक्सट्रोज दे दिया। फर्दर हमने ग्लूकोज इन्फ्यूजन शुरू कर दिया 6 ml पर kg पर डे से। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे ये इन्फ्यूजन बढ़ाते गए अकॉर्डिंग टू द ग्लूकोज मॉनिटरिंग। इधर हमने देखा कि 20 to 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ब्रेस्ट फीडिंग कराया, 1 घंटे में चेक किया, 45 से ज़्यादा आ गया तो ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू कराई, 48 आवर्स तक मॉनिटरिंग करी। अगर 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम आया तो हम इधर चले गए। ठीक है, GIR शुरू कर दिया उसे, फिर मॉनिटरिंग करी और अकॉर्डिंगली हमने कम किया। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट एक टॉपिक है रेजिस्टेंस या रिकरेंट हाइपोग्लाइसीमिया। अगर बच्चे का हाइपोग्लाइसीमिया परसिस्ट किए जा रहा है, अगर हम पहुंच गए हैं 12 मिलीग्राम पर kg पर डे पे, हम पहुंच गए GIR पे, तब भी बच्चे का परसिस्ट किए जा रहा है ये ग्लूकोज हाइपोग्लाइसीमिया, या फिर 7 डेज तक IV इन्फ्यूजन पे है, 7 डेज, मोर देन 7 डेज ऑफ IV ग्लूकोज, या नॉट मेंटेनिंग ग्लूकोज on GIR of 12 मिलीग्राम पर kg पर डे। ठीक है, इस पे बच्चा मेंटेन नहीं कर रहा है, इतना ग्लूकोज इन्फ्यूजन हमने जो 6 मिलीग्राम पर kg पर डे से शुरू किया था, उधर हम पहुंच गए हैं 12 मिलीग्राम पर kg पर डे पे, बट बच्चा अभी भी मेंटेन नहीं कर रहा है ग्लूकोज। तो उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, उसे हम बोलेंगे रिकरेंट या रेजिस्टेंट हाइपोग्लाइसीमिया। तो हम बच्चे को फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे, कॉमन कॉजेज से हट के रेजिस्टेंट हाइपोग्लाइसीमिया के केसेस के लिए इवैल्यूएट करेंगे। तो ये किस किस में होता है, अगर सेंट्रल कॉजेज है, हाइपोपिट्यूटरिज्म है, ठीक है, कंजेनाइटल हाइपोपिट्यूटरिज्म है बच्चे को, उन केसेस में होगा। स्टोरेज डिजीजेस में होगा ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस। ठीक है, इसमें सबस्ट्रेट ही कम है। ठीक है, ऊपर से भी दे रहे हैं तब भी सबस्ट्रेट बॉडी में स्टोर नहीं हो रहा है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस। गैलेक्टोसीमिया में होगा, ठीक है। नेक्स्ट एड्रिनल इनसफिशिएंसी में होगा। ये सब कॉजेज हैं कि जिनमें बच्चे को परसिस्टेंट, ये कॉजेज हैं जिनमें बच्चे को परसिस्टेंट हाइपोग्लाइसीमिया रहेगा और हमें बच्चे को फर्दर इवैल्यूएट करना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, 7 दिन तक अगर उसे IV इन्फ्यूजन चले जा रहा है या GIR उसका 12 से बियॉन्ड पहुंच गया है, उन केसेस में हमें फर्दर इवैल्यूएट करके ट्रीट करना पड़ेगा। तो जो हम ट्रीट करते हैं, बस ड्रग्स का नाम याद रखना है। कुछ अगर आपको कहीं पे आता है कि इसकी ट्रीटमेंट में ये ड्रग्स यूज होते हैं, ऑक्ट्रियोटाइड एक ड्रग है, ठीक है, बस नाम सुनते जाओ। ग्लूकागॉन जो रेजिस्टेंट केसेस हैं उनमें देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स देते हैं। ठीक है, तो ये वाले ड्रग्स हैं जो हम रेजिस्टेंट केसेस में देते हैं।
ठीक है, इनका बस याद रखना है, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय पर्सिस्टेंट हाइपोग्लाइसीमिया और रेजिस्टेंट हाइपोग्लाइसीमिया, कॉजेज क्या हैं और कौन से ड्रग्स से ट्रीट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बच्चा दिखता कैसा है, एक बारी बच्चे को ध्यान से देखेंगे, दिख कैसा रहा है ये बच्चा। ये लार्ज बेबी होता है, एलजीए बेबी होता है, इसका फेस ऐसे गोल सा होता है, मून शेप्ड बोलते हैं। कोई भी बच्चा बहुत लार्ज है, मून शेप्ड फेस है, लाल लाल सा दिख रहा है, प्लिथोरिक। क्यों दिख रहा है वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, बट लाल लाल सा दिख रहा है, प्लिथोरिक बेबी दिख रहा है। बाल बहुत ज़्यादा हो सकते हैं शरीर पे बच्चे के, हाइपर ट्राइकोसिस। और बच्चे का जो पिन्ना होता है, कान होता है, कान पे बहुत सारे बाल होते हैं, हेयरी पिन्ना। तो अगर कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ है, हमारे पास मैटरनल हिस्ट्री क्लियर भी नहीं है, पर कोई लार्ज मून शेप बेबी, प्लिथोरिक सा बेबी विद हेयरी पिन्ना पैदा हुआ है, तो दीज आर पैथोगोनोमिक ऑफ अ, पैथोगोनोमिक मतलब पक्का ये बेबी 100% डायबिटिक मदर का होगा। पैथोगोनोमिक ऑफ इन्फेंट ऑफ अ डायबिटिक मदर। ठीक है, लार्ज मून शेप फेस, बड़ा बेबी है, कान पे बाल है बच्चे के, लाल दिख रहा है, प्लिथोरिक दिख रहा है, तो ये बच्चा जनरली हमें पाएगा इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर। अब इधर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी आती है, पेडरसन थ्योरी बोलते हैं, पेडरसन हाइपोथेसिस, जिससे आपको सारे सिम्टम्स क्लियर हो जाएंगे कि ये जो अभी मैंने जितनी भी चीज़ें बोली, लार्ज बेबी दिख रहा है, लाल बेबी दिख रहा है, तो ये सब क्यों हो रहा है। तो जिन भी मदर को डायबिटीज़ होता है तो उन्हें होता है मैटरनल शुगर ज़्यादा होती है, ठीक है, मैटरनल हाइपरग्लाइसीमिया। माँ के पेट में जब बच्चा है तो ये शुगर बच्चे को जा रही है प्लेसेंटा के थ्रू, तो उसे भी हो जाएगा फीटल हाइपरग्लाइसीमिया, बच्चे में भी ज़्यादा हो गया। अब शरीर का रिस्पॉन्स है कि जब भी शुगर बढ़ेगा तो वो इंसुलिन बढ़ा देगा, तो अल्टीमेटली फीटल हाइपर इंसुलिनीमिया हो जाता है। तो बच्चा जब बाहर आता है तो उसके इंसुलिन लेवल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब जितना भी आगे का खेल है वो ये इंसुलिन लेवल ज़्यादा होने की वजह से है, जो बच्चे को ये हाइपर इंसुलिनीमिया हो गया इसकी वजह से है। एक होती है कैटाबॉलिक स्टेट, एक होती है एनाबॉलिक स्टेट। कैटाबॉलिक स्टेट होती है जिसमें शरीर के सबस्ट्रेट्स को बॉडी तोड़ती है, कह रही है कि कमी हो रही है ग्लूकोज की, भैया जल्दी जल्दी तोड़ के ग्लूकोज बनाओ, फैट्स तोड़ो, प्रोटीन्स तोड़ो। एक होती है एनाबॉलिक स्टेट जिसमें बॉडी को बताया जाता है कि भैया आपके पास बहुत ज़्यादा ग्लूकोज है, आप कुछ मत करो, अब आप बॉडी बनाओ, है ना, स्टोर करो। तो अल्टीमेटली हाइपर इंसुलिनेमिक स्टेट से क्या होता है, बच्चे में एक्सेसिव ग्रोथ, ठीक है, एक्सेसिव ग्रोथ। तो बच्चे का जो हमने बोला लार्ज बेबी मिलेगा, एलजीए बेबी मिलेगा, लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज, वो इसी कारण से मिलेगा। जो ये हाइपर इंसुलिनीमिया हुआ है इसके कारण से हमें मिलेगा लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज बेबी, ये हमारा 1 नंबर पॉइंट है। अब जो ये लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज बेबी है, नेक्स्ट शीट पे समझते हैं। ये जो लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज बेबी है, डेफिनेटली इसे ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए होगी, इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड होगी बच्चे की। तो अल्टीमेटली बॉडी क्या करेगी, अगर इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड है इस बेबी की तो ज़्यादा खून बनाएगी, तो इसी वजह से बच्चा प्लिथोरिक दिखेगा, ठीक है, इसी वजह से बच्चा प्लिथोरिक, जो मैंने बोला लाल लाल सा दिख रहा है, तो इसी कारण से दिख रहा है। और अगर ज़्यादा खून बच्चा बना रहा है तो इन केसेस में बच्चे को थ्रोम्बो एम्बोलिक इवेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, थ्रोम्बो एम्बोलिक इवेंट्स मतलब ज़्यादा खून बन गया, खून कहीं कहीं जम गया और वो गांठें खून में जाकर कहीं कहीं अटक गई, थ्रोम्बो एम्बोलिक इवेंट्स, ठीक है। तो ये हमें रीज़न पता लग गई कि ऑक्सीजन डिमांड हुई, खून ज़्यादा बनाया बच्चे ने, प्लिथोरिक है बेबी, और थ्रोम्बो एम्बोलिक इवेंट्स भी हो सकते हैं। ये हो गई एक बात। अब नेक्स्ट बात क्या है कि जो हम आगे कंटिन्यू करते हैं, सेकंड पॉइंट, जो ये हाइपर इंसुलिनीमिया बच्चे में हो रहा है इसके कारण से और क्या देखने को मिलता है, नेक्स्ट चीज़ होती है RDS। ये बच्चा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की तरह भी प्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि ये जो हाइपर इंसुलिनीमिया है ये इंटरफेयर करेगा लंग मैच्योरिटी के साथ।
तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि किन किन बेबीज में हाइपर RDS रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम दिख सकता है। तो उसमें एक कारण था, जनरली हमें ऐसा रहता है प्री टर्म बेबी, छोटू बेबी, उन सब में होते हैं, लंग्स में चौड़ नहीं हो रही है, बट बड़ा बेबी है ये, बट इसमें भी RDS दिखेगा क्योंकि हाइपर इंसुलिनीमिया इंटरफेयर्स विद द लंग मैच्योरिटी, इंटरफेयर्स विद लंग मैच्योरिटी। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या आता है, ये जो हाइपर इंसुलिनीमिया है इसकी वजह से गट मोटिलिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, गट मोटिलिटी डिक्रीजेज, गट मोटिलिटी डिक्रीजेज हो जाती है, इसे लेजी कोलोन सिंड्रोम भी बोलते हैं, लेजी कोलोन। तो जो डायबिटिक मोटा बच्चा है उसमें लेजी कोलोन मिल सकता है, डायबिटिक मदर का जो बच्चा है तो उसे लेजी कोलोन मिल सकता है। तो जो फर्स्ट स्टूल पास करेगा, डिलेड पैसेज ऑफ मेकोनियम, जनरली हमने क्या पढ़ा था कि पहले 24 घंटे में बच्चे को स्टूल पास कर देना चाहिए, बट अगर बच्चा डायबिटिक मदर का है तो हमें डिलेड पैसेज ऑफ मेकोनियम मिलेगा। तो ये अभी वहीं से हम सब कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी हाइपर इंसुलिनीमिया के वजह से पहले लार्ज बेबी मिला, जो ये हमने पहले पढ़ा था, लार्ज बेबी मिला है, साथ साथ प्लेथोरिक मिला है। इसी एक्सेसिव ग्रोथ की वजह से जो कई बारी हार्ट होता है, हार्ट का जो सेप्टा है तो एसिमेट्रिकल सेप्टल ग्रोथ होती है, ये ट्रांजिएंट होती है, अपने आप ठीक हो जाती है। एसिमेट्रिकल सेप्टल ग्रोथ, एक्सेसिव ग्रोथ में हार्ट के सेप्टा में भी ग्रोथ हो जाती है एसिमेट्रिकल, बट ये ट्रांजिएंट होती है, अपने आप ठीक हो जाएगी। ठीक है, दिस इज ट्रांजिएंट एंड इट विल गेट फाइन ऑन इट्स ओन। फिर चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट जब गट मोटिलिटी डिले हो गई, अब हमने पढ़ा कि इन बच्चों में और क्या क्या मिल सकता है। इन बच्चों में हमें हेरी पिन्ना मिला है, हाइपर ट्राइकोसिस मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि जो हाइपर इंसुलिनीमिक स्टेट है इट इंक्रीजेस द टेस्टोस्टेरोन लेवल, दिस विल लीड टू इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन, जिसके कारण हमें हेरी पिन्ना मिला है। और क्या मिल सकता है, दीज बेबीज आर जो इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर्स है, दे आर मोर प्रोन टू हाइपर बिलिरुबिनीमिया या कर्नेक्ट्रस। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इन्हें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है फोटोथेरेपी की। क्यों? अगेन हमने पढ़ा कि ब्लड डिमांड, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, ज़्यादा खून की प्रोडक्शन होने लगती है बच्चे के अंदर, तो उस कारण बच्चे का खून ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो ज़्यादा टूटेगा, तो उसके कारण हाइपर बिलिरुबिनीमिया मिलता है। तो ये हो गए बच्चे की सिम्टोमेटोलॉजी। लार्ज बेबी होगा, प्लेथोरिक बेबी होगा, येट अगेन बिलिरुबिन भी बढ़ा होगा, हेरी पिन्ना हो सकता है बच्चे का, गट मोटिलिटी बच्चे की डिक्रीज रहती है इन केसेस में। और क्या हो सकता है इन बच्चों में, जब ये बच्चा पैदा होगा, जब ये जो हमारा बच्चा था, हमने इधर कहा कि लार्ज फॉर एक्सेसिव ग्रोथ है बच्चे की, लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज है, इसके कारण एक तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ी, दूसरा क्या हो सकता है, ड्यूरिंग बर्थ, ड्यूरिंग डिलीवरी बच्चे को, बड़ा बेबी है, मोटा बेबी है, तो डिलीवरी के वक्त बर्थ इंजरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, बर्थ इंजरीज के चांसेस इंक्रीज हो गए। तो क्या क्या मिल सकता है बच्चे में, शोल्डर डिसलोकेशन मिल सकती है, क्लैविकल फ्रैक्चर मिल सकता है, दीज आर दी कॉमनेस्ट बर्थ इंजरीज। ठीक है, क्लैविकल फ्रैक्चर मिल सकता है या ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी मिल सकती है, जिसमें हमने पढ़ा था अर्ब्स पैल्सी। ठीक है, ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी। तो जो बच्चा, जब ये बड़ा बच्चा पैदा होगा तो बर्थ इंजरीज भी हो सकती हैं। तो ये मोटा मोटी हो गए सिम्टम्स इस इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर के। नेक्स्ट हम आते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इस पे। एक तो ये क्वेश्चंस जो हमने जितना भी पढ़ा है सब आता है कि सिम्टम्स क्या क्या हैं, दिखता कैसे है, प्लेथोरा क्यों होता है बच्चे में, हेरी पिन्ना क्यों होता है बच्चे में। नेक्स्ट कुछ कॉमन एसोसिएशंस होती हैं इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर्स की, जिस पे क्वेश्चन आते हैं। मोस्ट कॉमन कौन सा सिस्टम सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होता है, या मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल
एनॉमली कौन सी होती है बच्चे में, कौन से सिस्टम में पाई जाती है? तो मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल, जो मोस्ट कॉमन सिस्टम इफेक्टेड होता है वो होता है CVS, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अगर बच्चे को जो भी इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर होते हैं, अगर हमारे पास मरमर भी नहीं आ रहा होता तो वी डू अ स्क्रीनिंग 2D echo. So cardiovascular system is the most common system affected in these babies. अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर भी सबसे कॉमन कंजेनाइटल कौन सा डिफेक्ट पाया जाता है? तो इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन पाया जाता है वो है VSD। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। और मोस्ट स्पेसिफिक क्या होगा? ये तो हो गया मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा में पाया जाता है। बट मोस्ट स्पेसिफिक क्या होगा कि अगर ये है तो शायद द बच्चा वॉज इन्फेंट ऑफ अ डायबिटिक मदर। तो मोस्ट कॉमन एक चीज होती है, एक चीज होती है मोस्ट स्पेसिफिक। तो मोस्ट स्पेसिफिक कार्डियोवैस्कुलर एनोमली जो होती है वो है TGA, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। इसके बारे में आगे हम उसमें पढ़ेंगे, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, जगह बदल जाती है पल्मोनरी और एओर्टा की। तो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। तो कार्डियोवैस्कुलर सबसे कॉमन कंजेनाइटल एनोमली है, उसके भी अंदर सबसे कॉमन क्या है? VSD है, पर सबसे स्पेसिफिक क्या है? TGA, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। इसमें नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि न्यूरोवैस्कुलर सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम एक और है जो इसमें इफेक्ट होता है इन्फेंट ऑफ डायबिटीज मदर में। तो उसमें मोस्ट कॉमन डिफेक्ट क्या है इन न्यूरल सिस्टम? इट्स NTD यानी इसकी भी डिटेल्स पढ़ेंगे, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। ये याद रखना है, इस पे क्वेश्चन सब पे आया हुआ है। तो जो बच्चा होगा इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर्स, उसमें ज़्यादा कॉमन होगा मेनिंगोसील, मेनिंगोमाइलोसील। सो दिस इज मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट फाउंड इन द बेबीज ऑफ डायबिटिक मदर्स। मोस्ट कॉमन की बात करी है तो वहीं पे मोस्ट स्पेसिफिक कौन सा होता है इसके अंदर? मोस्ट स्पेसिफिक न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट क्या होता है? दैट इज सेक्रल एजेनेसिस, सेक्रोकॉर्डल एजेनेसिस। सेक्रोकॉर्डल एजेनेसिस का मतलब कि बच्चे का नीचे का भाग, कमर से नीचे का भाग लेस डेवलप्ड है। एजेनेसिस मतलब वो डेवलप नहीं हुआ है, सैक्रोकॉर्डल एजेनेसिस। सो दिस इज द मोस्ट स्पेसिफिक, मतलब अगर ये मिल रहा है तो हमें लगेगा कि ये पक्का बच्चा इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर का ही होना चाहिए। सो मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट स्पेसिफिक, ये है न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट। बट कहीं पे भी क्वेश्चन आता है विच इज द मोस्ट कॉमन सिस्टम या विच इज द मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल डिफेक्ट, तो कार्डियोवैस्कुलर, उसके अंदर VSD, मोस्ट स्पेसिफिक TGA। बट मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट कौन सा है? दैट इज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। एंड मोस्ट स्पेसिफिक कौन सा है? सेक्रोकॉर्डल रिग्रेशन या सेक्रोकॉर्डल एजेनेसिस, रिग्रेशन भी बोलते हैं, कम डेवलप होना या बिल्कुल डेवलप ना होना, सेक्रोकॉर्डल रिग्रेशन या सेक्रोकॉर्डल एजेनेसिस। सो विद दिस वी कंप्लीट द टॉपिक ऑफ इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर। क्विक क्वेश्चन, हाइपोग्लाइसेमिक सीजर्स हैं तो हमने बता दिया था कैसे ट्रीट करना है, 2 ml per kg ऑफ 10% डेक्सट्रोज, ये याद रखना है, ठीक है। Then we have all of the following are causes of neonatal hypoglycemia except। अब इसमें हमने क्या क्या कॉजेज हैं हमने सारे इसमें पढ़े थे। तो सबसे पहले गैलेक्टोसीमिया, यस, जो हमने रेजिस्टेंट, इसलिए मैंने रेजिस्टेंट वाला टॉपिक पढ़ाया था क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है। तो गैलेक्टोसीमिया भी पढ़ा था हमने, उसने कंजेनाइटल एड्रीनियल हाइपोप्लेजिया भी पढ़ा था, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस भी पढ़े थे। मेटर्नल ट्रीटमेंट में कौन से ड्रग्स पढ़े थे? सोडियम वैल्प्रोएट पढ़ा था? नहीं। मेटर्नल ट्रीटमेंट में हमने पढ़ा था बीटा ब्लॉकर्स पढ़े थे, टर्ब्यूटालिन पढ़ा था, हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स पढ़े थे। तो मेटर्नल ट्रीटमेंट विद सोडियम वैल्प्रोएट जनरली डजंट कॉज न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन प्रेजेंट ऑफ इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर? इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर में हाइपोग्लाइसीमिया मिलेगा, बड़ा बेबी मिलेगा,
पॉलीसाइथीमिया, जो प्लेथोरा बढ़ा है, पॉलीसाइथीमिया, ब्लड ज़्यादा बनने लगा, हाइपरग्लाइसीमिया नहीं मिलेगा। बोल तो रहे हैं इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर, अगर आपने टॉपिक नहीं पढ़ा तो आई एम श्योर आप हाइपरग्लाइसीमिया नहीं मार्क करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा डायबिटीज़ की बच्चा है तो हाइपरग्लाइसीमिया ही मिलेगा। नहीं, हाइपर इंसुलिनिक स्टेट की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया मिलता है। नेक्स्ट इज सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी अकर्स इन, ये भी हमने पढ़ा कि सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी किस में होगी, आरडीएस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, अभी आगे क्लासेस में पढ़ेंगे हम। तो हमने पढ़ लिया है कि ये सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी या इनएडिक्वेट लंग डेवलपमेंट होता है इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर्स में। और ऑप्शंस जो है हमारे ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया, इसमें लंग डेवलपमेंट नॉर्मल नहीं रहती। मेकोनियम एस्पिरेशन, जो बच्चा मेकोनियम लंग्स में चला जाता है उसके कारण लंग्स में इंजरी होती है। ट्रांजिएंट टैकेपनिया, मोस्टली जो बच्चे सिजेरियन डिलीवरी से पैदा होते हैं कुछ देर उनको हल्का सा उनका रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा रहता है क्योंकि फ्लूइड अच्छे से लंग से क्लियर नहीं हो पाता। सो आई थिंक दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें एक चीज़ रह गई है कि हाइपोग्लाइसीमिया के साथ हमेशा हाइपोकैल्सीमिया भी मिलता है। ऑलवेज इट इज एसोसिएटेड विथ हाइपोकैल्सीमिया एंड इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर्स में हाइपोमैग्नीसीमिया भी मिल सकता है। क्योंकि इस पे एक क्वेश्चन आया था, आई वॉज गोइंग थ्रू कि अगर इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर है तो उसकी क्या इन्वेस्टिगेशन आप ऑर्डर करेंगे, तो उसमें आंसर था हमारा कैल्शियम लेवल्स, हाइपोकैल्सीमिया। सो विद दिस आई एंड माई लेक्चर। बहुत सारे इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, जाके अपने अगेन व्हाट आई ऑलवेज से, डू योर MCQs, let me know your doubts. So thank you so much. See you in the next lecture. All the best.